छोटे बच्चों के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर इस तरह की बात करते हैं कि अगर छोटे बच्चे शुगर ज़्यादा खाएंगे तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होगा। यूजुअली बच्चों में क्या होता है कि एक्सेसिव शुगर इनटेक करने के बाद एक कार्बोहाइड्रेट रिलीज के बाद एक फेज आता है कि वो बहुत हाइपर हो जाते हैं। यूजुअली देखा गया कि वो एक एक्सेसिव रनिंग अराउंड और ये सब सारी चीज़ें फिर थोड़ी सा स्टार्ट होती है। एक शुगर रश होता है डोपामीन रिलीज होने के बाद बच्चे कई बार इस तरह से करते हैं। देन एक क्रैश आता है कि मतलब वो जब वो अल्टीमेटली जब सोर्स खत्म होता है तो क्रैश होने के बाद बच्चे फटीग भी हो जाते हैं। कई बार बड़े लोगों में खासतौर पे कि इसका मेरे को स्वीट टूथ है, मेरे को तो खाने का मीठा ज़्यादा मन करता है, तो बच्चों में भी ऐसा कुछ होता है या ऐसा? देखिए कुछ चीज़ें इम्प्लिकेटेड होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको शुगर एडिक्शन रहती है। आज की डेट में देखा जाए तो ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। और एक हेल्दी होना, थोड़ा सा उसके ऊपर पेरेंट्स को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है पेरेंट्स को। देखिए इसमें एक हमें ये समझना जरूरी है कि हर बॉडी एक यूनिक होती है। हर बच्चा जरूरी नहीं कि सेम वेट पे पैदा हुआ है। हर बच्चे अलग अलग वेट पे पैदा हुए हैं। आज की डेट में प्रीमेच्योर डिलीवरीज भी होती हैं, कुछ बच्चे टर्म पे होते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि बच्चे की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो बच्चा कुछ बच्चे जो टाइम से पहले हुए हैं प्रीमेच्योर, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि दे विल नॉट, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एकदम हेल्दी या मोटे हट्टे कट्टे हों। तो इसमें एक चीज़ और बच्चों को लेकर ज़्यादातर पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि कई बच्चे जो होते हैं थोड़े वो ज़्यादा मतलब कुछ डिफरेंट तरह का उनका बिहेवियर की वो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या हिटिंग बिहेवियर होता है छोटे बच्चों में। तो उसका कुछ नॉर्मलसी का कुछ ऐसा डेफिनेशन है कि? देखिए एग्रेसिव बिहेवियर इज वन थिंग, हिटिंग बिहेवियर इज ऑल्सो वन थिंग। ओके। तो यूजुअली एक बच्चे यंग एज से कुछ चीज़ें पिकअप कर लेते हैं कहीं से। डॉक्टर अभिषेक, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। तो सर, इस पॉडकास्ट की सीरीज में हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मतलब होलिस्टिक हेल्थ के बारे में। और जैसे कि आप पेडिट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं, तो हम बच्चों की होलिस्टिक ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और बच्चों की हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि जो यंग पेरेंट्स हैं, यंग कपल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर कंसर्न रहते हैं। एक जो अभी सबसे ज़्यादा डिस्कशन वाली बात हो रही है वो शुगर को लेकर हो रही है। और इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट ने भी इस पे इनिशिएटिव लिया, स्कूल्स के अंदर भी अभी शुगर बोर्ड वगैरह ये सब डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। तो मैं छोटे बच्चों के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर इस तरह की बात करते हैं कि अगर छोटे बच्चे शुगर ज़्यादा खाएंगे तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होगा। देखिए शुगर डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक सोर्स है। शुगर्स अल्टीमेटली होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के ही उसको हम बिल्डअप करते हैं तो वो शुगर्स बन जाते हैं। जी जी। जब बॉडी में शुगर जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होते हैं। दे आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यूजुअली बच्चों में क्या होता है कि एक्सेसिव शुगर इनटेक करने के बाद एक कार्बोहाइड्रेट रिलीज के बाद एक फेज आता है कि वो बहुत हाइपर हो जाते हैं। यूजुअली देखा गया कि वो एक एक्सेसिव रनिंग अराउंड और ये सब सारी चीज़ें फिर थोड़ी सा स्टार्ट होती है। एक शुगर रश होता है डोपामीन रिलीज होने के बाद बच्चे कई बार इस तरह से करते हैं। देन एक क्रैश आता है कि मतलब वो जब वो अल्टीमेटली जब सोर्स खत्म होता है तो क्रैश होने के बाद बच्चे फटीग भी हो जाते हैं। तो अगर ये रिपीटेड साइकिल चलते रहते हैं, बच्चे की एक रूटीन हैबिट बनती रहती है, तो एक ग्रेजुअल फटीग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटल हो जाता है। अच्छा। तो इन जनरल हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक्सेसिव शुगर्स का एक्सपोजर ना हो। एक बच्चे के लिए नॉर्मली एक जो 2 साल से लेके मतलब 15-16 साल तक के बच्चे होते हैं, इनमें एक्सपेक्टेड होता है कि राउंड अबाउट 6 to 8 टीस्पूनफुल्स ऑफ एडेड शुगर्स, यानी कि जैसे 4 ग्राम को हम 1 टीस्पून मानते हैं तो राउंड अबाउट 25 ग्राम्स के आसपास का एक वो थ्रेशोल्ड माना जाता है। अच्छा। कि इससे ऊपर एडेड शुगर्स देना बच्चों के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। राइट। रिपीटेटिव देते रहेंगे तब तो फिर लॉन्ग रन में येस इट कैन कॉज अ बर्नआउट। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब जैसे बच्चे ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या ऐसा कुछ लेते हैं, पैकेज्ड जूस वगैरह, तो वो अगर अवॉइड करें तो बेटर है। बिल्कुल है बिल्कुल। ना, नेचुरल सोर्सेज से जितना ऑल्टरनेटिव जो हैं बेटर हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स हैं। घर के बनाए हुए आप लेमनेड्स वगैरह होते हैं, इसमें आप लिमिटेड शुगर वगैरह आप डाल सकें, तो दैट इज अ मच मोर हेल्थियर ऑप्शन। चॉकलेट्स खा सकते हैं बच्चे? देखिए इनमें भी काफी शुगर रहते हैं। एवरेज चॉकलेट्स में भी आप मान के चलिए अराउंड 3 to 4 टीस्पून होते ही है मिनिमम। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड एज सच, बट ठीक है, वंस इन अ व्हाइल आप दें तो दैट इज सब फाइन। पर इसमें सर वो एडिक्शन नहीं हो जाती कि बच्चा जैसे एक बार खाएगा तो फिर तो वो खाने का तो, बट वो थोड़ा सा एक बार आपको देखना है कि
ये हाँ, ये चीजें थोड़ी बिहेवियर वाली हैं। बिहेवियर वाली तो इसमें पेरेंट्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि आप अगर देने आप पूरा पैकेट पकड़ा देंगे कि लो बेटा ये आपके लिए गिफ्ट है, तब तो बच्चा एक अनसुपरवाइज कंडीशन में तो खाता ही चला जाए, क्योंकि इट्स डेफिनेटली एडिक्टिव होता है। शुगर का भी एक एडिक्शन फैक्टर रहता है। राइट राइट। तो अगर आप एज अ पेरेंट मॉडरेट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है बेटा इतना है, बच्चे को एक इनसाइट भी क्रिएट कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं बेटा इतना शुगर नहीं ठीक है, इससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको आप वो नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। तो कई बार बच्चे यूजुअली खुद से भी कोऑपरेटिव होकर खुद भी अंडरस्टैंड करते हैं कि एक कॉन्शियस डिसीजन के साथ कि इतना ही शुगर मेरा इंटेक ठीक है। तो यूजुअली बच्चे 4 to 5 years एंड अबव के जो होते हैं, if you are able to successfully create that opinion in them, तो वो खुद भी कॉन्शियस डिसीजन लेते हुए वो कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब उसको कुछ आपने बेटर सब्स्टिट्यूट दे दिया, ऑल्टरनेट दे दिया, तो थोड़ा शायद कंपैरेटिवली ऑल्टरनेटिव्स भी एक चीज है, बट एडेड शुगर्स आज की डेट में, जैसा कि हमारे फूड फार्मर्स जी जो वो काफी फेमस हो रखे हैं, तो ही हैज एक्चुअली क्रिएटेड वेरी गुड इनिशिएटिव कि लेबल पड़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो वो पढ़ने के बाद आपको एक पेरेंट्स आपकी भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी एक जो दे रहे हैं बच्चे को, उसमें आप एक बार चेक जरूर करें कि आप कितना शुगर मतलब इनटेक बढ़ा रहे हैं बच्चे का। तो डेफिनेटली इफ यू, और अब बहुत ज्यादा इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आप थोड़ा बहुत एक इवन इफ यू टेक लाइक 2-3 मिनट्स, तो आपको 1 मिनट समझ आ जाएगा कि उस चीज में क्या क्या हानिकारक है, क्या क्या हेल्पफुल है। तो डेफिनेटली यू कैन मॉडरेट कि व्हाट थिंग शुड बी टेकन इन हाउ मच क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके ठीक है, वो तो वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक आपने एक आधा कोई चीट डे आपने अपना एक्सेप्ट करके आपने थोड़ा बहुत दे दिया, दैट इज फाइन, बट रेगुलर इनटेक इज नॉट राइट। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं कई बार बड़े लोगों में खास तौर पे कि इसका मेरे को स्वीट टूथ है, मेरे को तो खाने का मीठा ज्यादा मन करता है, तो बच्चों में भी ऐसा कुछ होता है या ऐसा एडिक्शन की बात है सिर्फ बिहेवियर? देखिए कुछ चीजें इम्प्लीकेटेड होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनको शुगर एडिक्शन रहती है। आज की डेट में देखा जाए तो ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी भी एक कॉमन प्रॉब्लम है सर्टेन एज ग्रुप्स में एंड सर्टेन क्लासेस में। तो आई थिंक थिंग्स शुड बी मॉडरेटेड इन एवरी रिगार्ड। बच्चों में भी आपको सिंस अर्ली एज ही आपको एक इंसाइट क्रिएट करनी जरूरी है, बच्चे की खुद की एक सेल्फ ओपिनियन क्रिएट करनी जरूरी है कि शुगर इनटेक एक्सेसिव इज नॉट राइट। एक सर्टेन लिमिट में, एक सर्टेन एज में कितना वो है। बाद में जब बच्चा यूजुअली टीनेज ईयर्स में आ जाते हैं तो वो खुद भी, अब आई थिंक विद द इवॉल्विंग टाइम पीरियड एंड ओपिनियंस एंड नॉलेज जितनी आजकल में हमें मिलती है, तो वो इवेंचुअली वो खुद भी लर्न कर लेते हैं। एंड ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव ये फूड फार्मर एंड सीबीएसई ने जो भी शुगर बोर्ड इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो आई थिंक दिस हैज बीन अब तो इम्प्लीमेंट करने का अच्छा प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि जिसमें बच्चों को शुरुआत से ही एक वो दिमाग में डाला जा रहा है कि एक्सेसिव शुगर इनटेक इज बैड फॉर इट। तो स्कूल लेवल से शुरू होगा, बिकॉज बच्चों का स्कूल में वो अपने पीयर्स को देखकर, फ्रेंड्स को देखकर थोड़ा ज्यादा इंस्पायर भी होते हैं, और उस तरह का कल्चर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइटरी हैबिट्स आर तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट राइट। एक से जैसे अभी आपने इसमें बताया है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी की जो बात कर रहे थे, अभी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो एक ओबेसिटी और एक हेल्दी होना, थोड़ा सा उसके ऊपर पेरेंट्स को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है, पेरेंट्स को, सभी को रहता है कि बच्चा अगर पतला है, अगर दिखने में थिन है, तो वो कहेंगे कि ये बच्चा तो मतलब वीक है। आपको भी कहते होंगे डॉक्टर साहब इसका वजन बढ़ाओ कैसे, या थोड़े से कई बच्चे अगर आपको लगते हैं कि ये थोड़े ओबीज है, पर उसमें पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये हेल्दी है। तो ये हेल्दी होना, फिट होना, बच्चे को पतला होना, मोटा होना, ये कैसे डिफरेंशिएट होता है? देखिए इसमें एक हमें ये समझना जरूरी है कि हर बॉडी एक यूनिक होती है। हर बच्चा जरूरी नहीं कि सेम वेट पे पैदा हुआ है, हर बच्चे अलग अलग वेट पे पैदा हुए हैं। आज की डेट में प्रीमेच्योर डिलीवरीज भी होती हैं, कुछ बच्चे टर्म पे होते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि बच्चे की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो बच्चा कुछ बच्चे जो टाइम से पहले हुए हैं प्रीमेच्योर, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि दे विल नॉट, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एकदम हेल्दी या मोटे हट्टे कट्टे हो। तो हमें एक तो ये एक जनरलाइज नॉर्म हमें खत्म कर देना चाहिए कि ना ये बच्चा हेल्दी है, ये बच्चा पतला है, ही हेल्दी, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से जो ग्रो कर रहा है, दैट इज फाइन। ओके। इसके लिए हाँ डेफिनेटली हम एज पेडियाट्रिशियंस हम लोग कुछ चार्ट्स यूज करते हैं टू असेस कि बच्चे की ग्रोथ कैसी चल रही है, एक एक्सपेक्टेड टाइम के हिसाब से, एक एक्सपेक्टेड एज के हिसाब से, जितना पहले चल रहा था उस हिसाब से ठीक चल रहा है कि नहीं। कोई बच्चा हाँ ये है कि जैसे पहले पतला था, सडनली मोटापा डेवलप करने लग गया, और फिर कभी कभार कुछ बच्चे सडनली वेट कम होने लग गया, बोथ वेज।
तो दैट रिक्वायर्स इवैल्यूएशन बाय पीडियाट्रिशियन। उसमें हमें डेफिनेटली मैं बीमारी रूल आउट करनी पड़ती है, कई सारी एंडोक्राइनोलॉजिकल बीमारियां होती हैं हार्मोन्स को रिलेटेड, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन होते होते बच्चे का वजन कम होता रहता है, कम हो जाता है। तो वो चीज़ें हमें एक बार एवेल्यूएट करनी होती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेरेंट के लिए है कि आप ये एक तो सबसे पहली चीज़ मैं ये एडवाइस दूंगा कि हाँ, एक जनरलाइज कोई नॉर्म ना पकड़े, राइट, कंपटीशन ना लगाएं कि वहाँ पे वो बच्चा वो तो इनका इतना बड़ा हो गया है। में मतलब हाँ, ऐसा वो है ना, हेल्दी होना और फिट होना हाँ, इज डिफरेंस है ना। डेफिनेटली बच्चा एक एक्सपेक्टेड क्लिनिकल स्टेट में अगर अपना नॉर्मल ग्रोथ उस हिसाब से अचीव कर रहा है, दैट इज फाइन। राइट राइट, यस, डेफिनेटली सडनली कुछ वेट गेन करना या वेट लूज कर लेना, दैट हैज टू बी इवैल्यूएटेड। और बाकी मैं कहूँगा कि हाँ, बस ये कि कंपटीशन, और वो एक कई बार होता हमें हमारे मन में होता है कि उनका बच्चा भी सेम एज का है तो उसकी तो इतनी हाइट या वेट हो गया है, ये सब हमने कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस स्टेज से आया था और किस स्टेज तक पहुंचा है, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। Exactly. इसमें एक चीज और बच्चों को लेकर ज्यादातर पेरेंट्स काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि कई बच्चे जो होते हैं थोड़े वो ज्यादा मतलब कुछ डिफरेंट तरह का उनका बिहेवियर, कि वो थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं या हिटिंग बिहेवियर होता है छोटे बच्चों में, तो उसका कुछ नॉर्मलसी का कुछ ऐसा डेफिनेशन है कि? देखिए, एग्रेसिव बिहेवियर इज वन थिंग, हिटिंग बिहेवियर इज आल्सो वन थिंग। ओके, तो यूजुअली एक बच्चे यंग एज से कुछ चीजें पिकअप कर लेते हैं कहीं से, अब वो कहाँ से क्या है, इट्स नॉट यू कैन नोबडी कैन नो, एक पिक नहीं कर सकते। हो सकता है वो कहीं पे कोई वीडियो देखी, या कहीं पे कुछ उन्होंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, या कहीं पे छोटा सा एडवर्टीजमेंट आया, या कहीं बार अपने पेरेंट्स को कुछ एक क्वारल में देखा छोटा, तो कुछ बच्चे कुछ टेंडेंसीज पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। इट इज आइडली, अब इसमें क्या है कि हिटिंग बिहेवियर इज नॉट, इट शुड नॉट बी इनकरेज, वो तो है। एग्रेसिवनेस और हिटिंग बिहेवियर को हमें डिस्करेज तो करना पड़ता है। ओके, एंड वन थिंग इज देयर कि कई बार जैसे पेरेंट्स को भी, हम पेरेंट्स होते भी थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम भी बच्चों को कभी कभार जैसे कोई छोटी मोटी चीज हुई या कुछ हुआ तो हम वी आल्सो हिट समटाइम्स, वो हमें लगता है कि नहीं, इट विल रीइंफोर्स और डिसिप्लिन करना, इट यूजुअली डज नॉट हेल्प इन द लॉन्ग रन। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि as parents एक firm approach is more important। एक्सेसिव हिटिंग, एक्सेसिव एंगर, वो भी बच्चे को हेल्प नहीं करता। कई बार जैसा होता है बच्चा एक टैंट्रम थ्रो करने लग जाए, लोग एकदम पिघल के प्यार से पुचकार लेते हैं कि अच्छा चलो चलो ऐसा मत करो। कई बार बच्चे एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, अटेंशन सीकिंग करते हैं। ये सब सारे अल्टीमेटली फॉर्मेट्स वही होते हैं कि चीजें फेंकना, तोड़ना, अपने आप को हर्ट करना, हेड बैंग करना कहीं दीवार पे। तो ये एक कहीं ना कहीं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है कि उनको बच्चों को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि मेरे ये करने से मम्मी तुरंत या पापा तुरंत आ जाएंगे और मुझे एकदम से गोदी में पकड़ लेंगे और मुझे और प्यार से पुचकार लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैनिक नहीं करना है। और ये बहुत जरूरी है कि घर के सारे सदस्य इसमें लाइंड अप हो। इसमें कई भी बार ऐसा होता है कि चलो मदर एंड फादर नहीं भी वो कर रहे हैं, तो कई बार दादा दादी या कभी नाना नानी हुए, तो ये भी सडनली उन्हें नहीं, अरे आप वो बोल देते हैं कि घर पे अरे आप ध्यान नहीं दे रहे, चलो हम चले जाते हैं, जल्दी से वो इंटरवीन करके एकदम से बच्चे को पुचकारना शुरू कर। तो इन चीजों का भी कभी कभार बच्चे थोड़ा बैक ऑफ द माइंड उसका फायदा उठा लेते हैं। तो ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होते हैं। इनको बेस्ट वे टू डील इज टू स्टे फर्म। उनको जब वो व्हेन दे आर अबाउट टू थ्रो अ टैंट्रम, या तो अगर आप कुछ उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं तो आप वो इंटरवीन करके कर लीजिए। अच्छा, इफ दे स्टार्ट थ्रोइंग द टैंट्रम एनीवे, तो कुछ जैसे टाइम आउट पॉलिसीज होती हैं कि कहीं पे घर का कोई एक सेफ कॉर्नर जहाँ पे मतलब बच्चा अपने आप को हर्ट ना कर पाए ज्यादा, वहां पे आप बच्चे को रख दीजिए। लेट द चाइल्ड डू वट एवर दे वांट, मतलब उनको लेट देम गेट डन विद देयर एपिसोड, ठीक है। एंड आप उस टाइम पे रिएक्शन नहीं दें कि मतलब बहुत आप एकदम से ओवर रिएक्ट भी ना करें कि डांटना पीटना भी नहीं करना, मतलब कॉन्शियसली कुछ जो भी आपको करना है एफर्ट, हाँ, इन द कॉर्नर ऑफ योर आई, बस एक आप ये ध्यान रखो कि बच्चा अपने आप को हर्ट ना करे। ओके, ठीक है। बच्चे को अपना कर लेने दो पूरा, यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बच्चे को ऐसा एहसास ना हो कि मेरे इतना सब कुछ कर जाने की वजह से एकदम मम्मी पापा भाग के आ गए, तो रिपीट बिहेवियर। तो हाँ, धीरे धीरे करके फिर बच्चे में एक कॉन्शियसनेस आती है कि मेरे इस बिहेवियर से ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। एंड दे अल्टीमेटली देन यू कैन बी मोर फर्म विद योर अप्रोच कि बेटा इस तरह से नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। सो ये इनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं। ओके, ये हाँ, मतलब ये धीरे धीरे करके इनके ऊपर काफी डिटेल टॉपिक। अगर आप उस बिहेवियर को बहुत ज्यादा एनकरेज करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे वो हैबिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा ये आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना, बट आई थिंक इसमें पूरी फैमिली अलाइंड होनी चाहिए,
होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक पर्सन उसको डिस्करेज कर रहा है या थोड़ा उसको कॉन्शियसली एफर्ट कर रहा है और दूसरे ने आके, तो आई थिंक वो थोड़ा जरूरी है, आप समझ रहे हैं, इस तरह के बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए। एक अगर हम बात करें बच्चों को लेकर, अभी जैसे काफी ज्यादा हम रेबीज को लेकर अवेयरनेस हो भी रही है, और जैसे सोशल मीडिया पे ऐसी कई खबरें देखते भी हैं, तो उसको लेकर भी सब कॉन्शियस रहते हैं। तो खास तौर पे जैसे घर पे हमारे कोई भी पेट एनिमल है, डॉग है या कैट है, तो कई बार बच्चों को जैसे छोटा मोटा स्क्रैच उन्होंने लगा दिया या लीकिंग हो गई, तो उसमें क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या प्रिवेंटिव मेजर्स बच्चों को या पेरेंट्स को लेनी चाहिए बच्चों के लिए? देखिए, पेट्स जैसे कैट्स एंड डॉग्स इन जनरल हम अगर बात करें तो आइडियली अगर आप कर रहे हैं तो हाँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनका वैक्सीनेशन पेट्स का भी पूरा होना चाहिए। यूजुअली अगर बाइट करते हैं, चांसेस आर वेरी लेस कि मतलब कुछ भी बच्चे को रेबीज ट्रांसमिट हो। बट सिंस रेबीज इज 100% मोर्टालिटी वंस इट हैपेंस, क्योंकि रेबीज एक डेथ सेंटेंस होता है खुद ब खुद में ही, जैसे ही मतलब किसी को हो जाता था। और इसमें ये नहीं कि हम कभी कभार सोचते हैं कि ये तो छोटा सा ही वुंड है और छोटा सा ही पपी है। रिसेंटली जैसे कि आपने एक न्यूज़ सुनी, काफी फेमस रेसलर जो थे, ही अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे बिकॉज उनको लगा कि एक छोटा सा पिल्ला ही है, उसने हल्का सा तो काटा है, उससे उससे क्या ही हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली वही एक उनके लिए जानलेवा बन गया। तो हमारी तरफ से एडवाइस ये होती है कि आप अपने पेट्स के तो डेफिनेटली आपको वैक्सीनेशन स्टेटस मेंटेन करना ही चाहिए। उसके अलावा अगर हाँ डेफिनेटली घर पे अगर डॉग बाइट करता है तो हम वैक्सीनेशन डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं। उसमें हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर यूजुअली अगर डॉग या पेट का स्टेटस नोन है तो थोड़ा सा डोजेस कम हो जाती हैं। अगर अननोन है, कोई वाइल्ड डॉग है, कोई स्प्रे डॉग, तो हमें थोड़ा डोजेस ज्यादा देनी पड़ती है और थोड़ा लंबे टाइम तक देनी पड़ती है। ओके ओके, पर आपको मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना है इमीडिएटली, मतलब उसमें आपको वेट नहीं करना है ऐसा कुछ भी? वुंड्स को आप इमीडिएटली वॉश करें अच्छे से, थरोली वॉश ये सोप से लेके, एंड देन उसके बाद डेफिनेटली कंसल्ट विद योर पेडियाट्रिशियन, राइट, प्रेफरेबली विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स, ठीक है। एक सर अभी जैसा बात ही कर रहे थे हम, इनफैक्ट बच्चे की सबका एक डिफरेंट डिफरेंट तरह का बिहेवियर पैटर्न होता है, और बच्चे भी सब डिफरेंट डिफरेंट ही होते हैं। मैं अपने एक फ्रेंड की भी बात करूँ तो उसके ट्रिपलेट है, तो बात बोलता है कि भाई सबका बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट है, कोई थोड़ा काम है, कोई थोड़ा सा ज्यादा इरिटेट रहता है, ऐसे करके डिफरेंट बिहेवियर है। तो इसमें जैसे सबका बिहेवियर अगर डिफरेंट है, तो क्या कोई पेरेंटिंग की ऐसी कुछ यूनिवर्सल टिप्स है कि जो सबके लिए कॉमन हो या सबके लिए काम करे? देखिए, पेरेंटिंग खुद में ही एक कला है, एक तरह से कला है, हाँ। एंड एक वो कहावत है जैसे टू ईच इट्स ओन। तो किसी के लिए एक जनरलाइज पेरेंटिंग टिप तो काम नहीं करती है। कुछ जो भी मैं यंग पेरेंट्स को मैं कुछ टिप्स में जैसे देना चाहूँगा कि देखिए, फर्स्टली ये चीज़ तो हमेशा याद रखनी है कि नोबडी कैन बी अ परफेक्ट पेरेंट। और कभी भी आप जितना भी तैयारी कर लें या जितनी भी किताबें पढ़ लें, नोबडी कैन बी अ परफेक्ट पेरेंट। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर बाउंड टू मेक सम मिस्टेक और द अदर। एक राइट वैल्यूज इनकलकेट करना इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन यू नो कि आप एक परफेक्शन को चेज करते हैं। दूसरी चीज जैसे कि कोई कुछ ऐसे यूनिवर्सल टिप्स की ये तो सब पे काम करती हैं। जी जी, पेशेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है कि आपको यू विल हैव टू ऑलवेज स्टे पेशेंट विद एवरीथिंग। एंड हाँ, डेफिनेटली आप जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो आप धीरे धीरे करके आपको पेशेंट होना आ ही जाएगा। तो बिकॉज यस, इट कैन बी ओवरवेलमिंग आल्सो एट टाइम्स, बट यस, धीरे धीरे करके आई एम श्योर इफ यू स्टे अराउंड एंड स्टिक अराउंड यू विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट और आप अपना रास्ता निकाल लेंगे। राइट राइट। एक तो पेशेंस रहना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटिंग खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको बच्चे के साथ पेशेंटली टाइम स्पेंड करना, आप धीरे धीरे करके यू विल लर्न थिंग्स। आपकी क्या जरूरतें हैं, बच्चे की क्या जरूरतें हैं, ट्राई टू मैच अप ऑन सम फ्रीक्वेंसी, यू विल डेफिनेटली फाइंड योर वे थ्रू। ठीक है। बाकी एक ओपन माइंडेडनेस होनी जरूरी है कि कई बार जैसे हम चलते हैं कि नहीं, हमारे पुराने टाइम में तो ऐसे होता था, वैसे होता था, हमारा टाइम जो था वो था। बट विद द कमिंग जनरेशन, यस, कि कई सारे अब नए कंसेप्ट डेवलप हुए हैं, पेरेंटिंग के नए नए तरीके हैं, कुछ नई अप्रोचेज हैं। हमें एक वो ओपन माइंडेडनेस रखनी जरूरी है। बच्चे
आपके एक बिहेवियर वाले, जैसे कि आपने कहा कि ट्रिपलेट्स भी होते हुए ऐसा नहीं कि तीनों का बिहेवियर सेम है और तीनों के लिए सेम स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। राइट राइट। हर बच्चा अपने तौर पे यूनिक है। तो उस बच्चे के लिए एक सही वैल्यू इनकलकेट करना, वो हमारे लिए एक समझना जरूरी है, और हर बच्चे की वो फ्रीक्वेंसी समझना कि उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है और वो किस फ्रीक्वेंसी पे समझ पाएगा, वो थोड़ा सा हमारे लिए एफर्ट लगता है। तो हमारी चाइल्डहुड से कंपैरिजन नहीं करना कि भाई नहीं हम करना। जब छोटे थे तो इस तरह से, वो आई थिंक ये हाँ, ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कई बार इसमें ये भी हो जाता है कि हम भी एज पेरेंट्स, जब हमारे पेरेंट्स बोल देते हैं कि दादा दादी या नाना नानी ने बोल दिया कि हम तो ऐसे ऐसे करते थे, एग्जैक्ट। तो वो एक चीज हमारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी होती है कि एक चीज वो हमें भी समझनी है, हमें अपने दादा नानी या दादा दादी नाना नानी को भी समझाना है कि इस तरह से नहीं, आइडियली इस तरह से किया जाता है। राइट राइट। ठीक है, तो वो एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही होती है एज पेरेंट्स, कि वो आप सही चीजें भी सिखाना, और जैसा कि मैंने कहा कि सबको घर में लाइन करना, वो भी हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं खाने पीने को कई बार करते हैं ना सर, जैसे कि पहले बच्चों को तो ये भी खिला देते थे, ये भी, तो वो भी एक आई थिंक काफी बड़ा फैक्टर है कि जैसे कि कई इतनी सारी मिथ्स हैं कि 6 महीने पे हम देखते हैं कि पार्ले जी बिस्किट खिलाए जा रहे हैं, तो विच इज अगेन वो मैदा है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड ऑफ आज की डेट में। वो जो पुराने जमाने में जैसे तैसे देख के काम हो गया। गाय का दूध भी हमारे टाइम पे बहुत बोला जाता है कि गाय का दूध जल्दी पिला दो तो बहुत जल्दी वेट पड़ता है, बट उसके अपने आज की डेट में जब नई नई स्टडीज इमर्ज होती हैं तो उसमें नए नए पता चलता है कि उसमें ये भी हानिकारक था, वो भी हानिकारक था। तो वी हैव टू अडाप्ट टू द कमिंग वर्ल्ड। तो वो एक सोच अपने मन में रखना कि नहीं, हमारे जमाने में ऐसा था, तो वी हैव टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स एंड वी हैव टू बी पेशेंट एंड ओपन माइंडेड। ठीक है। बाकी एक और इम्पोर्टेंट टिप ये है कि देखिए, बीइंग अ न्यू पेरेंट इज एन एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन। तो कई बार हम एज पेरेंट्स भी, मदर फादर कई बार फ्रीक्वेंटली थोड़ा सा कुछ बातों पे झगड़ा होना, प्रॉब्लम्स होना, वो चीजें हमें, मुझे लगता है कि उसके लिए भी थोड़ा सा वी विल हैव टू मेक स्पेस एंड उसको एब्जॉर्ब करना। बच्चे के सामने वो डिस्प्ले ऑफ टेम्परामेंट, एग्रेशन जितने हद तक हो सके, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप वो भी अवॉइड करें। क्योंकि बच्चा उससे क्या वैल्यू गेन कर लेगा, क्या चीजें सीखेगा, दैट इवन आप भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। आप कभी गुस्से में कुछ भी एक लफ्ज भी बोल दें, वो बच्चा वही बात को अपने मन में डाल के स्कूल में जाके 10 लोगों को बोले। तो ये चीजें होती हैं, रीले होती हैं अल्टीमेटली। लेकिन बच्चा वो कुछ 2-4 बातें सीख के वो स्कूल में जाके वो बोल देते हैं, वो एग्रेशन, वो फिजिकल हिटिंग, वो जैसे बच्चे की पिटाई होगी गुस्से में, कुछ तो भी अब्यूजिव लैंग्वेज आपने कुछ भी, बट मतलब उसको बच्चा कैप्चर कर लेते हैं। तो वो भी जरूरी है कि आप कहीं पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो लड़ाई होगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रिक्शन थोड़ा बहुत होता है, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप एक दूसरे को उतना टाइम भी दें, आप वो उतने ओवरवेलमिंग सिनेरियो में थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जब सही बातें हो तो चीजों को थोड़ा सही तरीके से सुलझाना जरूरी है। बच्चे के सामने वो समझ गया। अक्सर वो इस तरह के कि आप टाइम नहीं देते, नहीं देते बच्चे को पूरा, मैं ही टाइम, या ऐसी कुछ चीजें, तो ऐसी चीजें होती हैं। आप डिस्कस कर लें पर बच्चे के सामने ना बात करें। बच्चे के सामने नहीं हो। तो वो एक्यूजेशन बिहेवियर वो भी बच्चे के सामने ना हो। तो इससे, और बाकी ये है कि यस, यू विल हैव टू गिव टाइम फॉर एवरी रिलेशनशिप टू ग्रो। तो इवन एज पेरेंट्स, तो यू विल हैव टू राइट। मतलब जो भी आपके डिफरेंसेस है उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, पर बच्चे के सामने ना करें, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट आता है। एक सर, जैसे बच्चे की डाइट और हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे हम, तो खास तौर पे एक थोड़ा सा हम न्यूट्रिशन को लेकर चलें। जैसे बड़ों में हम अक्सर देखते हैं, और इंडिया में खास तौर पे हम देखें तो जैसे विटामिन डी, B12 डेफिशिएंसी काफी रहती है, तो आप बच्चों में भी अक्सर देखते हैं क्या विटामिन डी डेफिशिएंसी? जब से देखिए कुछ सालों से, अब काफी टाइम हो गया है, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन अब गवर्नमेंट ने भी मैंडेट कर दिया है। तो पहले साल में विटामिन डी हर रोज दिया जाता है बच्चे को, विटामिन डी ड्रॉप्स के तौर पे। जी। तो यूजुअली उसकी पूर्ति हो जाती है। अब जैसे पहले एक जमाने में हमें रिकेट्स के केसेस बहुत दिखते थे, क्योंकि हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी बच्चों की, वो केसेस इस वजह से कम हो गए हैं कि विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। बट इवन आफ्टर दैट बियॉन्ड, क्योंकि हम ज्यादातर सब सारे के सारे इंडोर काम करते हैं, तो बीच बीच में बच्चे को 6 मंथ्स में, नहीं तो साल में 1 या 2 बारी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दे देना चाहिए। ग्रोइंग एज में इट हेल्प्स, देयर इज नो, और इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप एक वो सही क्वांटिटी में लेते हैं। राइट। ऐसा नहीं कि टेस्ट करके देखना है, या बच्चे को मतलब दे सकते हैं। आपको टेस्ट हर बार करना जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं है। आप एवरी 6 मंथ्स में आप 1 टाइम आप दे सकते हैं, जो विटामिन डी फॉर 10 वीक्स वाला एक कोर्स होता है। तो आप वो हफ्ते में 1 दिन आप वो बॉटल, शॉट्स होते हैं छोटे छोटे आते हैं, वो आप दे सकते हैं।
राइट। इंडिया में जैसे हम बात करते हैं सर, अभी गवर्नमेंट भी इस बारे में काफी बात कर रही है कि जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी काफी है लोगों के अंदर, और खास तौर पे हम बात करें तो एक फाइबर इंटेक हमारा काफी ज्यादा कम रहता है खाने के अंदर। बच्चों में भी ये दिक्कत रहती है क्या कि फाइबर नहीं लेते हैं और प्रोटीन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको भी ज्यादातर जंक, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, थोड़े से हम बड़े बच्चों की बात करें तो उनमें हैबिट कैसे बनाएं, मतलब फाइबर और प्रोटीन उनकी डाइट में शामिल करने के लिए? देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बट देखिए डेफिनेटली आज की जनरेशन में आजकल इतने ये सारे अपने अरे हैंड एकदम डिस्पोजल पे हमारे एप्लीकेशंस हैं, फूड डिलीवरी फटाक से हो जाती है, मैदा इंटेक बढ़ गया है ओवरऑल। तो यस डेफिनेटली दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग हमारे जितने भी बच्चों के भी गट्स हैं, उसमें भी जितना एक हेल्दी गट जो हो, जिसे हम कहते हैं कि हेल्दी खाना खाने से गट हेल्थ बच्चों की भी ठीक नहीं, बच्चों की भी बहुत अच्छी नहीं है। हम कॉन्स्टिपेशन फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं, लूज टूज डायरिया फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं। आज के डेट में तो मैं कहूँगा कई बार हमें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन ज्यादा ग्रो हो गया है बच्चों में, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल जैसे हम लोग डायरिया फ्रीक्वेंटली देते थे। तो इसमें डेफिनेटली इट इज रिकमेंडेड कि आप हेल्दी डाइट पे स्टिक करें, घर का खाना स्टिक करें, पे स्टिक करें, और मतलब सैलड इनटेक, आप अपना योगर्ट या फिर कुछ ना कुछ दही यू शुड अच्छा आपको कोई बना देना चाहिए। अब हर चीज का थोड़ा बच्चों में मुझे ऐसा लगता है कि एक टेस्ट का फैक्टर रहता है कि कुछ चीज में थोड़ा सा टेस्ट डाल दिया जाए तो फिर वो बच्चे ले लेते हैं। राइट राइट। तो वो हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कि बच्चे के टेस्ट के हिसाब से क्या ठीक है। आप स्टैंडर्ड गाजर देंगे बच्चे को नहीं पसंद आएगा, नहीं पसंद, थोड़ा सा उसको हलवा बना के दे देंगे तो शायद बच्चे ले लेते हैं कभी। आप ऑरेंजेस वगैरह वैसे दें तो शायद हो सकता है नहीं लें, थोड़ा उसका जूस बना के दे दिया जाए, थोड़ा सा उसमें पल्प डाल के दे दिया जाए तो फिर डेफिनेटली बच्चे ले लेते हैं, ले सकते हैं। तो उससे और प्रोटीन के लिए कुछ उसको, जैसे आपने कर्ड बताया तो उसमें प्रोबायोटिक भी हो गया थोड़ा, उसमें प्रोटीन, ऐसे दालें वगैरह बच्चों को दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देनी ही चाहिए है, और प्रोटीन इंटेक अच्छा होना ही चाहिए बच्चों का। प्रोटीन्स आर आल्सो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स आज की डेट में ना। अब जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें फैट्स और इवन कार्बोहाइड्रेट्स को भी अब कम करके प्रोटीन्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि अब प्रोटीन इंटेक जितना अच्छा कर ले बेटर है। तो वो जरूरी है। बच्चे थोड़े से सर जब बड़े होते हैं तो एक्सरसाइज की हैबिट उनको कैसे डालें, या किस तरह की एक्सरसाइज बच्चों के लिए ठीक रहती है? जी ये भी अच्छा सवाल है। बच्चों के लिए एक्सरसाइज डेफिनेटली ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि आज की डेट में ज़्यादातर बच्चे टीनेज में अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कराते हैं ना तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होके वो कुछ वो खाली दिमाग एक शैतान का घर वाली बात बन जाती है। तो बच्चों को अब देखिए जिम वगैरह तो नहीं भेज सकते हैं, तो अब इनके लिए मेरे को लगता है कि कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज और एक स्पोर्ट की फॉर्मल कोचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब वो फेज थोड़ा सा कम हो गया है कि बच्चे पार्क में जाएं या फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ छोटा मोटा क्रिकेट खेलें, बट ज्यादातर बच्चे मुझे लगता है कि दे गेट इनटू फॉर्मल कोचिंग की मतलब कहीं ना कहीं क्रिकेट में अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली क्रिकेट की कोचिंग या अकेडमी ज्वाइन की जाए। बैडमिंटन की अकेडमीज हैं, टेनिस की अकेडमीज हैं, स्विमिंग है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एक स्पोर्ट को में एक अच्छा जिसमें जो बच्चे की चॉइस वाला हो उसमें आप एक फॉर्मल उसकी ट्रेनिंग जरूर करवाएं। कौन सी एज से कराना चाहिए सर, मतलब कर दें आइडियल की इस एज से बेटर? इसका भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा। कुछ कुछ जैसे स्पोर्ट्स मतलब जैसे मैंने सुना है कि मैं भी इसमें गलत हो सकता हूँ बट स्विमिंग में तो 5-6 ईयर्स पे भी स्टार्ट कर देते हैं। राइट। एंड उसके अबव एंड बियॉन्ड जैसे इवन टेनिस वगैरह है, तो वो भी 5-6 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है, कर सकते। ठीक है, उसमें बेशक ऐसा नहीं कि वो हेफ्टी वर्कआउट कराएंगे, बच्चे की उम्र देखते हुए ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट एक्टिविटी है वो सब तो इतना करवा देते हैं, वो करा देते हैं। तो एक बच्चा जब वो उस माइंडसेट में आ जाता है कि नहीं मेरे को उधर जाना है कोचिंग में, मुझे ये करना है, मुझे खेलना है, इस तरह से खेलना है और कुछ, तो उस तरह से कंस्ट्रक्टिव दिमाग भी बच्चे का बन जाता है। राइट राइट। तो जरूरी है किसी गेम में बच्चों को Exactly. वो करना। तो डांस भी एक्सरसाइज में आएगा अगर किसी बच्चे को डांस का शौक? हाँ डांस भी आएगा बट उसमें भी मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कई सारी जगहों पे आजकल फ्री स्टाइल चलता रहता है। ये तो वो मुझे लगता है कि उसमें वो कंस्ट्रक्टिव और वैसा नहीं है कि मतलब उसमें कुछ ये हो। हालांकि हाँ मेरे ख्याल वो बॉलीवुड स्टाइल ज्यादा सिखाते हैं वो वाला भी, या फिर ट्रेडिशनल इंडियन डांस हो वो देख सकते हैं, जैसा भी मतलब वो भी कुछ एक एक्टिविटी ऐसा अगर कई बच्चों को इंटरेस्ट रहता है कि नहीं हम लोग। हाँ वो थोड़ा मेरे को लगता है हमारी ओल्ड फैशन थिंकिंग तो बट हाँ आजकल मतलब ये थोड़ा फ्री स्टाइल वगैरह की डिमांड ज्यादा है, जिसमें भी मतलब बच्चे का वर्कआउट अच्छा हो जाए। आई थिंक दैट इज गुड इनफ।
बस ये जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल डांसेस होते थे तो उसमें एक बकायदा मतलब कोई कैंडिडेट आते थे तो एक ट्रेनिंग और मसल रिलैक्सिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट होते 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 धीरे धीरे करके वो एक्सरसाइज करते हुए फिर वो एक हर डांस का स्टेप का वो फॉलो करना, एक डिसिप्लिन मेंटेन होता था। डिसिप्लिन मेंटेन। तो अभी ये जो फ्री स्टाइल डांसेस हैं इनमें पर्टिकुलरली दे आर नॉट फोकस्ड, आई फील दिस इज व्हाट माय, दे माइट नॉट बी फोकस्ड एज वेल एज मच ऑन दोस एक्सरसाइजेज एंड पर्टिकुलर बिल्डअप। वो जैसे कोई नया गाना आ गया, दिस इज अ हिट उस पे हाँ दैट्स इट, वो ट्रेंडिंग सॉन्ग पे बस ट्रेंडिंग सॉन्ग पे थोड़ा वो सिखाने पे फोकस ज्यादा हो जाता है, वही वही जो कि मुझे लगता है वो इट्स नॉट एग्जैक्टली वो राइट एक्सरसाइज अप्रोच नहीं लगता। वो स्पोर्ट्स के साथ एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, पर हैं। स्पोर्ट्स कोई ना कोई जरूरी है एक्सरसाइज। और दूसरा अभी देखें तो जैसे कई बार अब कोविड के बाद तो इनफैक्ट हम देखें तो लोग थोड़ा इम्यूनिटी को लेकर काफी ज्यादा अवेयर भी हुए हैं। बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या आप कुछ ऐसे टिप्स देंगे? एक तो देखिए इम्यूनिटी बढ़ाना तो मतलब वो हम सोचते हैं अल्टीमेटली यही है कि हमारे हाथ में जो है थोड़े बहुत न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, डाइट ठीक, कुछ वैक्सीनेशन होते हैं जो अवॉइडेबल मतलब बीमारियां होती हैं। अच्छा। कई बार जैसे कई लोग फॉलोअप में गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में रहते हैं तो वहाँ पे भी ठीक है, वैक्सीनेशन अच्छे हैं, बट कई सारे वैक्सीनेशन नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे 8 to 10 वायरसेस फैले होते हैं, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, 10 बच्चे अलग अलग वायरसेस से खांस रहे हैं, कोई किसी वायरस से खांस रहा है, कोई किसी वायरस से खांस रहा है, 2-3 के खिलाफ भी प्रोटेक्शन है, तो आई थिंक यू शुड टेक इट। अच्छा तो हाँ, वो वैक्सीनेशन भी जरूरी हैं, उससे भी थोड़ा सा आपके एटलीस्ट इम्यूनिटी का इफेक्ट अच्छा रहता है उसमें आप, एंड यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एपिसोड्स, सम ऑफ देम एटलीस्ट। और बाकी हाँ, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन में विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट। विटामिन डी एक सर्टेन एज के बाद हम लोग विटामिन सी भी कभी कभार देते हैं। कुछ फिक्स कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिसमें थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टिंग का इफेक्ट भी होता है। ओके, यस इट इज रिकमेंडेड कि आप वो चीजें बीच बीच में लेते रहें एक सर्टेन एज के बाद अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके। राइट। अदरवाइज तो आपने जैसे बताया कि बच्चे एक्सरसाइज भी करेंगे और कोई स्पोर्ट्स में भी जाएंगे, वो भी उनकी इम्यूनिटी को ठीक रखेंगे। और जैसा मैंने आप अभी हम बात कर रहे थे बिगनिंग के अंदर की इस पॉडकास्ट में हम मेंटल हेल्थ की भी, तो बच्चों की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए कोई किसी तरह की बातें जो ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ भी बच्चों की काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। जी एब्सोल्युटली, और ये भी एक आज की डेट में काफी एक हॉट टॉपिक है। देखिए बच्चों की ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे इसमें आपको कई सारी चीज़ें जैसे थोड़ा जड़ से थोड़ी सी ठीक करनी है। जैसे कि एक इनिशियल मैंने पॉइंट बोला कि पेरेंट्स को अपना एक आपसी ताल्लुक भी ठीक रखने चाहिए। कुछ इंसल्टिंग एजेंट्स वहीं से थोड़े से स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ एक बच्चे के ट्रॉमा वाले, जो एक मेंटल ट्रॉमा वाली चीज़ होती है, वहीं से स्टार्ट होते वो पेरेंट्स तो बहुत कॉपी करते हैं बच्चे। हाँ, तो एक्चुअली बड़ा रोल आ जाता है कई बार एक सर्टेन एज के बाद। कुछ वो ट्रॉमा और वो सब चीज़ें फेस करते हुए बच्चे का एक मैनिफेस्टेशन फिर अलग तरह से होता है कि उनके बिहेवियर में कुछ अलग अलग प्रभाव दिखता है। हो सकता है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा किस तरह से प्रभाव कर रहा हो, वो सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो आई वुड से कि जो आपके हाथ में एज पेरेंट्स, पहले तो आई वुड से कि जैसे मैंने कहा कि अपने आपसी घर पे जितना हो सके एक वो माहौल उतना मेंटेन करके रखें। राइट। देन उसके अबव एंड बियॉन्ड ये है कि डेफिनेटली स्कूल में भी बहुत तरह के एक्सपोजर होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के। अब हर तरह के बच्चे होते हैं, यू कैन नॉट रियली कंट्रोल कि आपका बच्चा किससे इंटरेक्ट करेगा, किससे नहीं करेगा। कभी कभार किसी टीचर की भी कोई बहुत छोटी से छोटी बात का बहुत बुरा लग जाए। एक पब्लिक बच्चा कई बार बहुत छोटी सी बात को भी एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन मान लेते हैं। राइट। तो इन चीजों के लिए थोड़ा सा काउंसलिंग करना जरूरी है। और एज अ पेरेंट आप अपनी तरफ से एक दोस्त बन के रहें बच्चे के लिए। बीच बीच में थोड़ा सा एक खुला प्रभाव। हाँ, मतलब वो लिसनिंग स्किल्स कई बार कम रहती है यंग पेरेंट्स में, कि बच्चा कुछ अगर बता रहा है तो एकदम से उसको तो थोड़ा सा अगर वो सुनेंगे एज आपने जैसे बताया, एग्जैक्टली आई थिंक वो थोड़ा सा उसके लिए हो सकता है बीच में आपका बच्चा कुछ बात करना चाहे, झिझक रहा है, तो थोड़ा सा उसको एनकरेज करके थोड़ा सा हम बताएं थोड़ा सा। और वो पेशेंस उसमें, जैसा कि मैंने कहा कि एज अ पेरेंट यू हैव टू बी पेशेंट। राइट। तो वो और एक वो टाइम थोड़ा सा आपको एक्सक्लूसिवली देना पड़ेगा। कभी कभार हम जैसे अब अपनी बिजी लाइफ्स में हमने फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं कि फोन आ गया या कहीं बिजी हो गए, कहीं बच्चा शायद कुछ बोलना स्टार्ट करेगा तो वो आपको कहीं पे निकलना पड़ जाए, तो वो चीज़ें भी बच्चे को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो वो एक एक्सक्लूसिव टाइम थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप निकालने की कोशिश करें कि जहाँ बच्चे से आप और मदर मतलब एज पेरेंट्स दोनों, फादर एंड मदर दोनों के ही इक्वल एंड इम्पोर्टेंट रोल्स हैं। राइट। डॉटर्स के लिए कई बार फादर से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन होता है, कई बार मदर से कनेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। सेम अप्लाइज फॉर सन्स के लिए भी। तो बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बोथ शुड ट्राई टू sit and dedicate some time
कि वो बैठ के वो एक डिस्कशन करें और बच्चे से एक बार उसको ऐसा महसूस हो कि हाँ मेरी यहाँ पे सुनने के लिए कोई है। ये सब चीज़ें छोटे छोटे स्टेप्स आप करेंगे तो ग्रेजुअली बच्चा एक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे अगर पेरेंटिंग होती है तो यूजुअली बच्चे मेंटली थोड़े से स्ट्रांग रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी हाँ डेफिनेटली टीनेज ईयर्स में थोड़ा अलग इश्यूज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस। हाँ तो वो धीरे धीरे करके वो भी है, और आज के डेट में एक इमर्जिंग फैक्टर सोशल मीडिया भी है। बच्चे की सोशल मीडिया प्रेजेंस और ये सारी चीजें, ये विद टाइम थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे लगता है अभी इवॉल्व हो रहा है, और अभी इवॉल्व होने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आई वुड स्टिल से कि मोबाइल एक्सपोजर और ये सब चीजें जितना कम हो सके उतना अच्छा है, उतना बेटर है बच्चों। एंड बाकी हाँ ये सोशल मीडिया एक्सपोजर का भी एक अलग फैक्टर रहता आपको है। ध्यान रखना पड़ेगा। पर मतलब इसमें अगर वैसे हम बात करें तो जो पेरेंट्स अगर अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं तो पेरेंट्स ही कई बार रोल मॉडल बन जाते हैं बच्चे के लिए, और वो उस तरह का एक माहौल घर का बन जाता है जी। दूसरा, जैसे अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, स्क्रीन की जैसे हम बात करते हैं, और उसको लेकर पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान भी है, कंसर्न भी है कि बच्चा खाना ही नहीं खाता है मोबाइल के बिना, मोबाइल देखे बिना है। तो उसके लिए कुछ ऐसे कोई टिप्स हों जो आप बता पाए पेरेंट्स को कि प्रैक्टिकल कोई सोल्यूशन है जिसमें वो ये वाली मोबाइल वाली हैबिट बच्चों की छुड़वा पाए, छोटे बच्चों की। जी देखिए ये भी एक टफ क्वेश्चन है वैसे तो, जैसे कि इसमें कहा टू ईच इट्स ओन। यस यस। खाना बच्चे सदियों से खाते आ रहे हैं, ये नहीं किसी से हमारी जनरेशन से ही खाना पीना स्टार्ट हुआ है। तो पहले भी तरीके होते थे बच्चे को खाना खिलाने के, थोड़ा सा ध्यान बटाने वाली बात होती है। तो अब फ्रीक्वेंटली एक इजियर वे आउट हमें लगता है कि बस मोबाइल में कुछ कार्टून अच्छा सा लगा दे तो फिर बच्चा एकदम उसमें मगन होके वो खाना खा लेता है चुपचाप, विच इज नॉट, इट इज नॉट एग्जैक्टली राइट। बच्चे का ध्यान बटाने के लिए जैसे रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने एक अच्छा तरीका अपनाया था जो मुझे भी अच्छा लगा, कि उन्होंने घर पे एक तोता पाल लिया था। तो वो तोते को दिखा के थोड़ा सा बच्चे से बातचीत करते हुए उसका ध्यान बटा बटा के, तो बच्चा भी उससे मतलब इंटरेक्ट करते हुए खुश होते होते खा लेता था। अच्छा। तो दैट वाज अ वेरी गुड वे। मेरे को भी लगता है कि ऐसी चीजें छोटी छोटी पेशेंट ने मतलब शेयर किया आपके साथ एक्सपीरियंस। अच्छा, और वो करते हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आई एम श्योर कि अगर आप एक वीक में देखें तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको मिल जाएंगी कि बच्चा थोड़ा सा ध्यान बटा के एंगेज्ड हो जाए, और वो ओके ओके राइट। और इसमें मेरी एक और सलाह रहेगी कि आजकल देखिए स्क्रीन टाइम आइडियली तो हम लोग डिस्करेज ही करते हैं बिफोर 2 years ऑफ एज। उसके अबव एंड बियॉन्ड अगर आपको दिखाना ही है तो आपको ये भी सिलेक्ट करना चाहिए कि आप किस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं बच्चे को। कुछ एनिमेशंस हैं, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उनमें बहुत रैपिड और शिफ्टी एनिमेशंस होते हैं। तो इसमें कई बार बच्चे को वर्चुअली बच्चे का ना इनमें इतना मगन हो जाता है बच्चा कि उसका अटेंशन स्पैन वैसे ही बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ओके। तो इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी मिलेंगे कौन सा दिखाने लायक है, कौन सा मोर एप्ट है। अच्छा। तो वो भी आपको आइडियली मॉनिटर करना चाहिए एज पेरेंट कि आप किस तरह का कंटेंट दिखाते हैं आफ्टर अ सर्टेन रिकमेंडेड एज। ओके ओके ओके। उससे पहले तो बिल्कुल। तो मतलब एक पहले तो जितना हो सके उसको अवॉइड करना, और कुछ जैसे आपने बताया ऑल्टरनेटिव, बट फिर भी कोई सर्टेन तरह का कंटेंट है जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है, अदरवाइज वो दिखाना उनके लिए आई थिंक उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए हानिकारक होता है, डेफिनेटली हानिकारक होता है। और कई बच्चे सिर्फ मतलब यही शिफ्टिंग एनिमेशंस को देख के आजकल अटेंशन स्पैन का आजकल कहीं ये भी हॉट टॉपिक है, ADHD का जो है, तो उसमें भी अटेंशन स्पैन बच्चों को कम प्रोग्रेसिवली थोड़ा सा कम दिखता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक अगर ये जो स्क्रीन टाइम से भी इंड्यूस होता है ये सब चीज़ें, तो आपको ये एक प्रेफरेबली एक विद इन द राइट एज आपको दिखाना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और जो कंटेंट आप दिखा रहे हैं आपको डेफिनेटली यू शुड बी मॉनिटरिंग दैट आल्सो। राइट राइट। तो बच्चों की डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, और हमने मेंटल हेल्थ की बात कर ली। बच्चों की स्लीप कितनी होनी चाहिए, नींद कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब स्लीप डिप्राइव्ड है। देखिए ये तो अलग अलग डिपेंड करता है, डिपेंड है। न्यूबॉर्न बच्चे के लिए तो हम कहते हैं कि अराउंड 14 to 16 आवर्स ऑफ एज तक बच्चा सोना चाहिए। एंड इसमें आप वैसे टाइम तो नहीं कर सकते कि मतलब कि बच्चा ये कितने घंटे सो गया, इतने बजे से कितने बजे तक सो गया। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं हमारा बच्चा कम सो रहा है, तो हमें कारण भी इवैल्यूएट करना चाहिए कम क्यों सो रहा है। अच्छा। कई बार अगर जैसे मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग पे होती हैं तो मदर्स को मिल्क कम आ रहा होता है, तो बच्चे को भूख लग रही होती है, तो वो बच्चा एक्सेसिवली क्राई कर रहा होता है, तो कई बार पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली मिस्टेक करते हैं कि नहीं गैस बन रही है। तो कई बार मेन कारण होता है कि पेट नहीं भरने की वजह से बच्चा रो रहा है।
अच्छा, तो हाँ, तो कारण वो भी देखें। हाँ एक बार इवैल्यूएट होना ज़रूरी है। तो हम्म। कभी कभार जैसे आपने ट्राई किया नहीं हो रहा, अगर हम्म। बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, हम्म। तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन वंस। हम्म। बाकी हाँ, और अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग स्लीपिंग टाइम टाइम अलग अलग। रिकमेंडेड है। अच्छा तो अच्छा। आई वुड ठीक है। से कि मतलब इसका भी एक जनरलाइज नॉर्म तो जनरलाइज नहीं है। नहीं होगा, हाँ। तो एंड स्पेसिफिकली जैसे बच्चा अब टीनेज ईयर्स में आते हैं, 10th 11th 12th में आ जाते हैं, तब तो डेफिनेटली उनको पढ़ाई भी करनी है, आगे का फ्यूचर शेप करना है, तो हम्म। सबका अपना अपना वो रहता है। राइट राइट राइट। बट यू शुड बी एबल टू। हाँ, जैसे बड़ों के लिए हम कहते हैं स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है, तो वही बच्चों के लिए भी कि भाई थोड़ा आप उस टाइम सोने से पहले स्क्रीन टाइम और ये सब, आई थिंक वही सब उनके ऊपर भी उनके लिए भी लागू होता है। एप्लीकेबल होगा। एब्सोल्युटली। ओके, सोने से कितनी देर पहले बच्चे खाना खा लें तो बेटर रहेगा, ऐसा कुछ है कि? हाँ, ये भी जो हमारे एडल्ट्स में कहा जाता है कि एटलीस्ट खाना खाने के बाद हमें भी दो थोड़ा घंटा सा, हाँ, जो होता है गैप होना एटलीस्ट थोड़ा सा वो डाइजेशन के लिए टाइम देना चाहिए। तो राइट, बच्चों के लिए भी सेम चीज़ें वही लागू होती हैं। एप्लीकेबल है। तो ऑब्वियसली जो इन्फेंट एज ग्रुप है, जो 1 साल से कम के बच्चे हैं, वो तो रेगुलरली फीडिंग पे ही होते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। जो हम्म। बच्चे बाद में जैसे अराउंड 8 to 10 years जब हम्म। बड़े उसमें आ जाते हैं, तो वी शुड मेंटेन दैट टाइम फॉर दैट देम एज वेल, राइट राइट। कि सोने से पहले एटलीस्ट 1-2 घंटा थोड़ा सा टाइम दिया गैप जाए। होना गट बेटर को, रहता है। हाँ, गट को भी थोड़ा सा डाइजेशन के लिए टाइम दिया जाए। ओके सर, आजकल जैसा हम देख रहे हैं बच्चों में एक तो एडीएचडी की कंप्लेंट काफी ज्यादा है, और इनफैक्ट पेरेंट्स इंटरनेट पे सर्च करते हैं एडीएचडी के बारे में, फिर उन सिम्टम्स को कोरिलेट करते हैं, और हाइपर एक्टिव होना बच्चा। तो इसमें कोई डिफरेंस है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि? जी बिल्कुल, मतलब ये आज की डेट में ये भी काफ़ी मतलब डिस्कशन वाला टॉपिक है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जैसे एक अपना वो ले लेते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ के उनको एक आइडिया लग जाता है, और कई बार कि उनको लगता है कि हमारा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव। सी इसमें ना क्या है कि देखिए, हाइपर हो सकता है बच्चा, इट्स हम्म। नॉट नेसेसरी कि बच्चा एडीएचडी हो। हम्म। एडीएचडी एक बीमारी है। हम भी जैसे जब अपने अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे हम लोग जब साइकेट्री किताबें पढ़ते थे, हम्म। तो कई बार किताब पढ़ के हमें ऐसा लगता था कि ये तो कि हम भी, हमें ये तो हमें भी, ये तो हमें भी है। हाँ कहीं हाँ। ऐसा तो नहीं कि हमें भी कोई यस यस मानसिक यस। बीमारी है। एग्जैक्टली। तो जो एक बेसिक रूल और एक नॉर्म होता है कि बच्चा अपने एज अप्रोप्रिएट चीज़ें कर लेना चाहिए। अच्छा। ठीक है, जैसे हाँ। स्कूल जा रहा है तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक एक टास्क कर पा रहा है। वो हम्म। स्कूल में जाके एक जगह बैठ के, मतलब जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाया उस टाइम पे पढ़ रहा है, उस टाइम पे सुन पा रहा है, उस टाइम पे प्रोसेस कर पा रहा है। आपने कुछ बच्चे को टास्क बोला कि ये ड्रॉ करो या हम्म। इतना ही करो, तो बच्चा वो काम कर पा रहा है। हम्म। बच्चा हाइपर हो सकता है कि मतलब अच्छा। जब अपना वो टास्क करने के बाद वो भाग दौड़ रहा है, हाँ, वो समझ गया। चीज़ें उतंग मचा रहा है, तो हम्म। दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके। तो वो ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे को एडीएचडी हो। अच्छा, ठीक है। तो कई बार मिस ये डायग्नोस्ड, ओवर डायग्नोस्ड। हाँ, तो अच्छा। आज की डेट में कई जगहों पे ये अंडर डायग्नोस भी होता है, कई हाँ। जगहों पे ओवर डायग्नोस भी हो जाता है। अच्छा, ओ। कि और एडीएचडी में क्या है कि जो जो बच्चे जो एक्चुअली में एज अप्रोप्रिएट टास्क नहीं कर पाते हैं, हम्म। कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन है उनको, जेन्युइनली जिनको प्रॉब्लम हो रही होती है, हम्म। तो वो नहीं फोकस कर पाते हैं। आप उनको कुछ भी टास्क बोलेंगे, वो आधा अधूरा छोड़ के दूसरी नई चीज़ पे फोकस करेंगे। हम्म। जैसे ही उनको कुछ और चीज़ दिखेगी कि जिसमें और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर उनको और मगन हो रहे हैं, तो वो उस टास्क को वहीं पे आधा अधूरा छोड़ के वो तुरंत दूसरी चीज़ पे शिफ्ट कर जाएंगे। हम्म। तो जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक बच्चा जैसे कोई पानी की बोतल ले आए या कुछ वैसा कर दे, वो उस टास्क को छोड़ के कहीं और जा चले जाएंगे। हम्म। यूजुअली सोशल इंटरेक्शन भी इनका काफ़ी कम होता है। अच्छा। तो ये चीज़ें कुछ साइंस होते हैं, हम्म। ये फिर बेटर असेस्ड बाय द पेडियाट्रिशियन पेडिट्रिशियन। और एन एक्सपर्ट। अच्छा। तो उनके साथ फिर बेटर वो तरीका है। राइट। यूजुअली वो स्टेज फिर आने लग जाती है कि कई बार जैसे स्कूल से भी कंप्लेंट्स आती है कि बच्चा ये टास्क नहीं कर पा रहा है या फिर एक जगह पे टिक के बैठ नहीं पा रहा है। हम्म। दैट इज अ स्टेज वेयर यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट कंसिडरिंग कि ये एडीएचडी शायद हो सकता है। ओके ओके। तो जस्ट बीइंग हाइपर इज नॉट इक्विवेलेंट ऑफ एडीएचडी। अच्छा अच्छा, तो हाइपर होना एक उसका सिम्टम हो हो सकता सकता है, है, बट राइट। एडीएचडी में उसके अलावा और कई एग्जैक्टली। चीजें हैं जो आपको। उसमें कहा और भी कई सारे पार्ट्स होते हम्म। हैं जो हम पूरा कंप्लीट डायग्नोसिस करने से पहले हम पहले असेस करते हैं कि हम्म। बच्चे में वो सारी चीज़ें भी लागू होती हैं कि नहीं। हम्म। देन फिर थेरेपी इज़ द बेस्ट मोडालिटी। हम्म। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँ, आजकल एक नया कंसेप्ट है ये वर्चुअल एडीएचडी। जैसे हाँ कि मैंने हाँ। कहा कि कुछ बच्चे जैसे शिफ्टिंग एनिमेशन वाले ये देखते हुए, कार्टून्स देखते हम्म। हुए
बहुत मगन होते हैं उनका वैसे ही, बिकॉज ऑफ द रैपिडली चेंजिंग जो एनिमेशन कंटेंट होता है उसको देखते देखते उनका दिमाग का और ध्यान का स्पैन भी उतना ही रह जाता है। तो और जितने भी जैसे रंग बिरंगे कार्टून्स होते हैं उनमें वो कलर्स और इन सब चीज़ों में इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाता है उनके लिए और ओवरवेलमिंग हो जाता है कि वो खुद भी रियलिटी में नहीं फोकस कर पाते चीज़ों के लिए। राइट राइट। तो वर्चुअल एडीएचडी भी एक चीज़ है, यस वो भी, उसको भी, उसके लिए भी हमें ट्रीट करना पड़ता है, उसके लिए भी अल्टीमेटली स्क्रीन टाइम कट आउट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अच्छा। देन ग्रेजुअली बिल्डअप करना थेरेपी और ये सब सारी चीजें होती है। राइट राइट। तो पर ये आप खुद से नहीं कर सकते, मतलब आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना है कि वर्चुअल उसको एडीएचडी है कि एडीएचडी है या Yes. फिर हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव ही है सिर्फ, हाँ यस एग्जैक्टली, ये थोड़ा ये देखना जरूरी है। राइट राइट। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक। Absolutely. जैसा हम बात कर रहे थे कि होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बच्चों की, आपने सभी पूरे जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस थे वो सभी दिए जी और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच समीर जी, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आपको भी और आपकी टीम को भी एक मतलब हमें एक खिताब मिलना चाहिए कि मतलब इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, और ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।